IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो है हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जो है उदारवादी चरण बताया था। उसमें उदारवादी जो चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो 1885 से लेकर के और 1905 तक मैंने बताया था, जिसमें कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए थे, उनके क्या इंपॉर्टेंस थे, मैंने आपको सब बता दिया था। इससे जो पहले वीडियो था, इस वीडियो में हम लोग जो है आज के जो क्लास है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण की बात करेंगे। और जो द्वितीय चरण है याद रखिएगा, ये 1905 से 1919 के बीच में चलता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण है 1885 से 1905 के बीच में, ये उदारवादी चरण था। जो दूसरा चरण है ये उग्रवादी चरण है, अर्थात कांग्रेस में उग्रवादी जो नेता थे उनका वर्चस्व था। इस समय इन लोगों के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं और ये जिसे जो है नव राष्ट्रवाद का उदय कहा जाता है। तो नव राष्ट्रवाद का उदय इसी समय में हुआ, ये हमें जानना है। और इसके बाद याद रखिएगा 1919 के बाद, याद रखिएगा अगर कहा जाए तो 1919 से लेकर के और 1947 तक के बीच को हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कहते हैं। जो तीसरा चरण है इसी को गांधी युग कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, इस क्लास में हम लोग याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है इसको देखेंगे। इसमें उग्रवाद का उदय कैसे होता है कांग्रेस के अंदर, नव राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इनके कारणों को जानेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्री एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, तो गलती आप लोगों से ना होने पाए इसको हमें अच्छे से देखना है। और बिल्कुल क्रम से एक एक घटनाओं को हम यहाँ देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। और वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वो 1919 से 1947 के अलग अलग संघर्ष को हम यहाँ पर एक एक करके दिखाएंगे। याद रखिएगा जो कांग्रेस का उदारवादी युग था, जो 1885 से लेकर के और 1905 तक का जो चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो चरण था वो उदारवादी चरण था। और उदारवादी चरण में याचिका के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ही वो अपनी मांगों को रखते थे। उन्हें हम उदारवादी नेता कहते थे, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, दादा भाई नौरोजी हो, फिरोज शाह मेहता हो। उन्हें ब्रिटिश सरकार की संवैधानिकता में विश्वास था, इसीलिए वो हड़ताल का या फिर स्वदेशी का, स्वराज का इस्तेमाल ना करके वो प्रार्थना पत्रों और याचिकाओं के माध्यम से ही अपनी मांगों को रखते थे, मैंने बताया था। तो याचिका से संघर्ष तक का सफर शुरू हुआ, अर्थात कांग्रेस के अंदर ही अब याचिका के स्थान पर संघर्ष का समय शुरू होता है। और इसमें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब चीजों की मांग होने लगी, स्वराज की मांग होने लगी। तो स्वराज की मांग इससे पहले नहीं थी, लेकिन 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तो जो द्वितीय चरण है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें स्वराज महत्वपूर्ण लक्ष्य था। तो स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी। उग्रवादी नेता कौन कौन थे ये हमें जानना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है ये उग्रवाद और नव राष्ट्रवाद का युग था। ये कब से कब तक है याद रखना, ये 1905 से 1919 के बीच में घटनाओं को हम यहाँ देखेंगे। मॉडर्न इंडिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 1885 से और 1947 के बीच के इतिहास को हम 3 अलग अलग घटनाओं में बांट के देखते हैं, जिसे हम लोग पहले ही बता चुके हैं। पहला जो चरण है मैंने पहले बताया था, उदारवादी चरण। तो इसमें जो जो घटनाएं होती हैं 1885 से 1905 के बीच में, जो आज की क्लास है हम लोग इसमें 1905 से 1919 की घटनाओं को क्रम वाइज देखेंगे। और फिर इसके बाद 1947 तक की घटनाओं को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, उसको हम देखेंगे। कैसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति का अंत हुआ, अर्थात जो 1885 से 1905 के बीच में उदारवादी युग के नेता जिस कांग्रेस के अंदर थे, वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा उनको दी गई कि वो राजनीतिक अधिकार भी भिक्षावृत्ति के माध्यम से मांगते थे। तो जब उग्रवाद आया कांग्रेस में, उदारवाद का अंत कह सकते हैं, और जब उग्रवाद का समय आया तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति का अंत हो गया और स्वराज की मांग ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। जहां राजनीतिक भिक्षावृत्ति पहले होती थी, ये उग्रवादियों का कहना था, वहीं पर अब स्वराज की मांग के साथ जन आंदोलन शुरू होगा और आम जनता इस आंदोलन से जुड़ने लगेगी। 1905 के पहले
कांग्रेस में कभी ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ कि जन आंदोलन के रूप में वो आंदोलन हुआ हो, नहीं हुआ है। तो जन आंदोलन पहला कौन सा हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्वदेशी आंदोलन आगे बताऊंगा भी कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ, और वो पहला जन आंदोलन था जो अलग अलग वर्गों ने किया, अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। समय के करके हम बताएंगे। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि जहां राजनीतिक भिक्षावृत्ति थी वहां अब क्या हो गया, स्वराज की मांग के साथ द्वितीय चरण शुरू हुआ, जिसमें उग्रवादी नेताओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, थोड़ा हम इसको भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति का मोह भंग हो गया। किसका? कांग्रेस के जो नवयुवक थे। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नवयुवक नेता शामिल हुए, और जब देखे कि उदारवादियों की जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, याचिकाएं करना, तो इससे नवयुवक बहुत नाराज होते थे। उन नवयुवकों में लाल बाल पाल सबसे प्रमुख थे, अरविंद घोष सबसे प्रमुख थे। तो 1800 देखा जाए तो 1892 के काउंसिल एक्ट की विफलता और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों ने युवाओं को कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति से निराश कर दिया। जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो प्रार्थना और याचनाओं के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों की मांग करते थे। जो मिल गया वो मिल गया, जो नहीं मिला कोई बात नहीं। तो प्रार्थना पत्रों के माध्यम से याचना करके ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ जोड़ करके ये अधिकारों की मांग कब तक करेंगे, तो ये नवयुवक देख करके बेचैन हो गए, और उन्होंने कहा कि हमें ये सब नहीं करना है, हमें संघर्ष करना है, हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है, हमें स्वदेशी चाहिए, हमें राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए। तो उस समय कई ऐसे लोग उत्पन्न हुए जिन्हें हम लाल पाल के इतिहास में इनको जानते हैं। तो लाला लाजपत राय अगर कहा जाए तो 20 वर्षों तक रियासतों और दुख दूर करने के लिए असफल संघर्ष करने के बाद उन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुआ है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक हमने जो है बहुत रिक्वेस्ट किया आप लोगों से, लेकिन हम रोटी मांगते थे, लेकिन हमें पत्थर आप लोग देते थे। अब ये नहीं होगा, अब हम स्वराज के माध्यम से, हम जो स्वदेशी के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से, हम बहिष्कार के माध्यम से अब हम एक अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। वहीं पर अरविंद घोष कहते हैं कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है। ये बात आरोप कांग्रेस पर किसने लगाया, उदारवादियों पर किसने लगाया? अरविंद घोष ने लगाया। वहीं पर लॉर्ड डफरिन का कहना था कि उदारवादियों की नीतियां अज्ञान में एक बड़ी छलांग थी। ये डफरिन का कहना था उदारवादियों के लिए। तो कभी कभी ये टिप्पणियां भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वैचारिक विभाजन एक नया जो है प्रतिमान। अगर हम बात करते हैं पहले कि नरम दल और गरम दल में मुख्य अंतर क्या है, तो ये नरम दल है और आपका ये गरम दल है। तो नरम दल में देखा जाए तो विचारों से उदार थे और गरम दल विचारों से उग्र थे, इतना अंतर है। इसमें ऐसा नहीं गरम दल मतलब चिमटा उमटा लेके चलते थे, किसी को छुआ देते थे, जला हुआ चिमटा, आग लेके चलते थे, अंगारा लेके, ऐसा कुछ नहीं था। वो विचारों से उग्र थे और उनके काम करने के तरीके अलग थे, इनके काम करने के तरीके अलग थे। उसी चीज को यहाँ पर अगर एक अंतर, तुलनात्मक अंतर के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो चीजें क्या हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रणनीति क्या थी नरम पंथियों की और गर्म पंथियों की। तो मुख्य रणनीति अगर कहा जाए, कोर स्ट्रेटजी कहा जाए, तो प्रार्थना, याचना और प्रतिवेदन देना नरम पंथियों का काम था। जो गर्म दल के लोग थे वो प्रत्यक्ष संघर्ष में स्वदेशी और बहिष्कार में विश्वास करते थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में मूल अंतर क्या है। जनाधार क्या था? शहरी क्षेत्र और उच्च शिक्षित वर्ग तक ये सीमित थे, और ये किसान, मजदूर, छात्र और आम जनता तक इनका प्रत्यक्ष कनेक्शन था। अब आप समझो कि जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है वो शिक्षित वर्ग नहीं है, वो उच्च वर्ग नहीं है, वो कौन है? किसान, मजदूर, छात्र और आम जनता। इनको हमें तैयार करना था, और ये काम तैयार उग्रवादियों ने ही किया। कांग्रेस जो आगे चल के इतना बड़ा जनसमूह बनता है गांधी के समय में, वो इन्हीं के कारण बनता, उग्रवादियों के कारण बनता, क्योंकि ये किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को और आम जनता को जोड़ने में सफल हुए गए थे। कौन? गर्म पंथ के लोग। ब्रिटिश शासन की अगर प्रकृति कहा जाए तो न्याय प्रियता में इन्हें विश्वास था,
ये ब्रिटिश समर्थक थे, ये ब्रिटिश समर्थक थे और न्याय प्रियतम, इनको विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार हमेशा न्याय नहीं करेगी, इसलिए प्रतिवेदनों के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को रखते थे। जबकि ये शोषक और दमनकारी, याद रखिएगा, ये शोषक और दमनकारी मानते थे कि किसको, ब्रिटिश सरकार को, ये याद रखिएगा। अंतिम लक्ष्य क्या था, प्रशासनिक सुधार करना और रियायतें देना। तो प्रशासनिक सुधार और रियायतें देना ही इनका उद्देश्य था। स्वदेशी स्वराज प्राप्त करना ये सपने में सोचे भी नहीं थे, लेकिन वही उग्रवादी पूर्ण स्वराज की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, वो स्वदेशी की बात करते थे, बहिष्कार की बात करते थे। तो ये दोनों में अंतर था। तो जब तक हम चीजों को नहीं समझेंगे तुलनात्मक रूप से, हम अंतर नहीं जानेंगे, तो न तो हम प्री में क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ना हम मेंस में ऐसे आंसर लिख पाएंगे, और ना इंटरव्यू में हम अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कम शब्दों में अपने जो हमारा एग्जामिनर होगा उसको हम बता पाएंगे। तो इसीलिए ऐसी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें विविधता बहुत ज्यादा है, घटनाएं बहुत ज्यादा हुई है, और क्वेश्चन स्पष्ट रूप से यहाँ से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान से, केयरफुली तरीके से, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि आपको सरल से सरलतम तरीके से आपको चीजों को बताया जाए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको चीजें समझ में आए और आपको चीजें याद रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक दमन का प्रेशर कुकर, अगर याद रखिएगा, जो उग्रवाद उत्पन्न हुआ, जो उग्रवादी नेता उत्पन्न हुए और उग्रवादी जो चरण शुरू हुआ, तो जो उग्रवाद रातों रात उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके पीछे कुछ आंतरिक और बाह्य कारण थे। जैसे अगर आंतरिक कारण की बात किया जाए, याद रखिएगा, उग्रवाद के उत्पन्न में आंतरिक कारण क्या थे, तो आंतरिक और बाह्य दो कारण थे। कोई व्यक्ति, अगर हम अपने आप ऊपर रखते हैं, अगर आप अपने ऊपर रखते हैं, तो अगर हम किसी चीज से प्रभावित होते हैं तो हम घर के माहौल से, बाहरी माहौल से प्रभावित होकर हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो जो कांग्रेस के अंदर युवा वर्ग था, वो अचानक उग्रवादी नहीं बन गया। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है, जो हमारा दमन हो रहा है, इसके खिलाफ अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम हमेशा के लिए मिट जाएंगे। हमें स्वराज अगर नहीं मिलेगा, स्वदेशी नहीं मिलेगा, तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन वो संघर्ष अचानक नहीं आता है, उसके पीछे कई कारण थे। तो उग्रवाद उत्पन्न होने के जो कारण है, उन कारणों में देखा जाए तो पहला कारण है आंतरिक कारण। देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं ने कांग्रेसी उदारवाद जो नेता थे, युवा नेता थे, उनको प्रेरित किया कि नहीं, ब्रिटिश सरकार को हम प्रार्थना पत्र कब तक देते रहेंगे, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए देखा हो, आंतरिक अगर कारण की कहा जाए तो याद रखना, ये आंतरिक कारण धीरे धीरे उबलता रहा। ब्रिटिश सरकार की नीतियां ऐसी दमनकारी नीतियां थी जिसने 1857 के विद्रोह को चर्बी वाले कारतूस से चिंगारी में बदल करके और विद्रोह करा दिया। तो जब 1857 विद्रोह आप पढ़े थे तो देखा होगा उसमें कई कारण थे, राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, सैनिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, और तत्कालिक कारण में चर्बी वाला कारतूस था। वैसे ही भारत में उग्रवाद के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। तो जो आंतरिक कारण की बात किया जाए तो साफ साफ लिखा है कि उग्रवाद रातों रात नहीं पनपा है, यह ब्रिटिश सरकार की निरंतर जन विरोधी और प्रतिक्रियावादी नीतियों का ही परिणाम था, जिसके कारण जन आंदोलन उभरा है। ठीक है, क्या कारण था? पहला कारण क्या था? आर्थिक शोषण। 1896 ईस्वी में कपास पर से उत्पादन शुल्क की वापसी लगाना, लगातार अकाल पड़ रहा था और प्लेग में सरकार की उदासीनता थी। ये महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कपास बहुत ज्यादा होता है, कपास हो रहा था, किसान कपास की खेती कर रहा है और उत्पादन शुल्क की वापसी ले ली गई, उत्पादन शुल्क नहीं दिया गया। और उसी समय बंगाल में अकाल पड़ा, महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, और महाराष्ट्र में अकाल पड़ने की वजह से, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अकाल 1896 से लेके और 1900 के बीच में पड़ा था। तभी चापेकर बंधुओं ने अंग्रेजों की हत्या की थी, और उसी समय अकाल पड़ने की वजह से प्लेग नामक बीमारी फैल गई। और जब प्लेग नामक बीमारी फैल गई इस दौरान, तो उस समय सरकार उदासीन थी, कोई काम नहीं कर रही थी। इसी कारण चापेकर बंधुओं ने देखा होगा तो प्लेग कमिश्नर की हत्या की थी। जब मैं उग्रवाद आंदोलन पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं। दूसरा, ये पहला कारण था।
दूसरा कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, जैसे कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट लाया गया, उसके तहत भारतीयों को दमन किया गया। 1904 ईस्वी का विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया और रेलवे कमीशन 1902 में लाया गया, तो उसी के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया 4 में, और उसके तहत विश्वविद्यालयों में भारतीयों को रोका जाने लगा, छात्रों के साथ मनमानी काम किया जाने लगा। उससे इन लोगों के मन में गुस्सा आया, ठीक है। और तीसरा तत्कालिक कारण क्या था कि 1905 का बंगाल विभाजन, फूट डालो और राज करो की नीति, जब बंगाल विभाजन हुआ तो उग्रवादियों का गुस्सा आसमान पहुंच गया। तो ये कुछ आंतरिक कारण थे। इन आंतरिक कारणों की वजह से जो ये गुस्सा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, और ये लोग कभी कभी वो गुस्सा निकालने का प्रयास कर रहे थे, और यहीं से धीरे धीरे ये कारण थे, जो आंतरिक कारण थे, जिससे उग्रवाद धीरे धीरे आगे पनपता चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक कारणों के साथ साथ कुछ बाहरी कारण भी थे, जिसे हम बाह्य कारण कहते हैं। बाह्य कारण क्या था कि यूरोपीय अजेयता का भ्रम टूटना। पूरे उस समय के लोगों के मन में एक बात यह था कि ना तो इंग्लैंड को हराया जा सकता है, अर्थात यूरोप किसी भी देश को हराया ही नहीं जा सकता है, वो बहुत शक्तिशाली। ये पूरे इंडिया के लोगों के मन में था, लेकिन इनका भ्रम टूट गया। टूट कैसे गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटित घटनाओं ने भारतीय युवाओं को प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए प्रेरित किया, और यह साबित किया कि यूरोपीय ताकतें अजेय नहीं हैं, उनको भी हराया जा सकता है। कैसे? तो याद रखना, कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं भी हमें बहुत प्रेरित करती हैं, और उनकी वजह से देखा होगा भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत से लोग जो महान बने हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसे छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से उनको प्रेरित किया है और धक्का लगा और वो कुछ करके गुजरे हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उसी तरीके से एक कारण था, पहला कारण क्या था कि अफ्रीका में एक देश है इथोपिया। इथोपिया को अबिसिनिया कहा जाता था और इस पर इटली का अधिकार था, लेकिन इथोपिया वासियों ने 1896 में एक छोटा सा देश, जिसमें के पास सारे संसाधन भी नहीं है, मरुस्थलीय देश इथोपिया ने अर्थात अबिसिनिया ने 1896 में इटली को पराजित कर दिया। 1896 में जब इटली पराजित हो गया, अर्थात यूरोपीय शक्तियां पराजित हो गई, तो भारत के लोग बड़ा खुश हुए और उनके मन में एक बात आया कि जब एक छोटा देश इटली को हरा सकता है, तो क्या हम इंग्लैंड को नहीं हरा सकते हैं? ये छोटी छोटी बातें उनको घर करती चली गई। तो ये बाहरी कारण में छोटा इथोपिया देश ने इटली को हराना, जो भारतीय युवा थे, जो कांग्रेस के अंदर युवा थे, लाल पाल जैसे नेता थे, उनके मन में ये बात आई कि हम ब्रिटिश सरकार को हरा सकते हैं। अभी इनके मन में ये सब बातें चली रही थी, एक घटना और घट गई। 1905 में क्या हुआ, एक छोटा सा एशियाई देश जापान था, उसमें जापान इतना विकसित देश नहीं था, एक द्वीपीय छोटा देश, गरीब देश था, उसने रूस को हरा दिया। अब रूस इतना बड़ा देश और जापान एक छोटा देश, और जापान 1905 में जब रूस को पराजित किया तो पूरे भारत के युवाओं में एक जोश भर गया कि ब्रिटिश सरकार अजेय नहीं है, ब्रिटिश सरकार को हराया जा सकता है और ब्रिटिश सरकार को हरा करके भारत से भगाया जा सकता है। ये भारत के युवा वर्ग के अंदर ये बात फैल गई, बैठ गई कि नहीं, ब्रिटिश सरकार को हराया जा सकता है। ये भ्रम टूट गया कि ब्रिटिश सरकार कभी हार नहीं सकती है। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसे कारण हुए जिससे उग्रवादियों के मन में आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान आयरलैंड में, रूस में, मिस्र में और तुर्की के स्वतंत्रता संग्राम ने प्रत्यक्ष संघर्ष का मार्ग दिखाया। इन देशों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष शुरू हो गया, तो इन लोगों के मन में आया क्या हम नहीं स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर सकते हैं? ये वही आयरलैंड है जो इंग्लैंड के बगल में एक छोटा सा देश है, और आयरलैंड में स्वतंत्रता संग्राम कर करके आयरलैंड वासियों ने इंग्लैंड को हरा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हम इंग्लैंड को नहीं हरा सकते हैं? और यहीं से इनके मन में आ गया कि नहीं, अब हमें भी प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी है, हमें भी आंदोलन करना है, हमें स्वदेशी के माध्यम से बहिष्कार करना है विदेशी वस्तुओं का, और हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है। इसी मकसद के साथ उग्रवादियों के मन में जोश भर गया। अब कांग्रेस के अंदर एक जो नया वर्ग था,
वो ये चाहता था कि जो ये प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, याचनाओं के माध्यम जो आप काम कर रहे हैं उसको हटाओ और इन संघर्ष के माध्यम से जो हमारी योजना है उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को पराजित करो। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आप जब मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं कि उग्रवाद उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो बाहरी कारण भी है और आंतरिक कारण भी है। तो इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यहां से आता है, गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान और सांस्कृतिक जागरण। आत्मसम्मान, अगर किसी के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति बहुत दुखी भी होता है और बहुत बहुत उस दुख से बहुत शक्तिशाली भी होता है और सोचता है कि हम कुछ कर गुजरने का क्षमता रख सकते हैं। और दूसरा सांस्कृतिक जागरण। जो सांस्कृतिक जागरण है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी भाषा के प्रति प्रेम, अपने रहन सहन के प्रति प्रेम, अपने देश पर गर्व होने का जो प्रेम था, वो कुछ लोगों ने, जैसे विवेकानंद स्वामी जैसे लोगों ने उसको और बढ़ा दिया कि नहीं, भारत को बचाना, भारत की संस्कृति सबसे ऊपर है, उसको सबसे ऊपर रख दिया किसने? उग्रवादियों ने। तो राष्ट्रवाद, नव राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। हमें विदेशी कल्चर को छोड़ करके अपने कल्चर को आगे ले जाना है। दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे विचारकों ने भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। दयानंद सरस्वती का कहना था कि भारत भारतीयों के लिए है, और स्वदेशी की पहली बार बात दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आने वाले जो कांग्रेस के युवा नेता थे उनके मन में बात बैठ गई कि हमें इनकी बात मानना है, हमें इनकी बात मानना है। तो ये दो लोग क्या किए, इनके जो विचार थे वो भारतीयों के जो कांग्रेसी युवा नेता थे उनके मन में जोश भरना शुरू किया कि नहीं, अपने सांस्कृतिक गौरवशाली प्रेम चीजों से प्रेम करना है, अपने गौरवशाली इतिहास को जानना है, हमें जो है इन विदेशियों को नहीं जानना है। कमजोरी पाप है और कमजोरी मृत्यु है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। ये सब जो कहावत कही इन लोगों ने, इससे इनके अंदर जोश आया। जैसे कभी कभी आप लोग भी जब पढ़ के मान लो थक गए हो, नहीं पढ़ने का मन करता है, और मान लो हम किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल कोई वर्ड देखते हैं, तो अंदर से जोश भर जाता है, उबाल मारता कि नहीं, हम कुछ कर गुजरने को तैयार है। तो ऐसे युवा की जब ये सब पढ़ते थे, कमजोरी पाप है कमजोरी मृत्यु, लगता था कि आज दो चार अंग्रेज को मिटा ही देंगे हम, चाहे जो हो जाए। तो या हम कमजोरी, हम इस पाप को नहीं, कमजोरी हम मृत्यु हमारे समान हो जाएगी, हम कमजोर नहीं रहेंगे। तो इन सबके विचारकों ने भी इन लोगों को अंदर से बूस्ट किया कि नहीं, आप आंदोलन करो, आप बहिष्कार करो, स्वदेशी करो। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से, याद रखिएगा, हमारे देश में नव राष्ट्रवाद और उग्रवाद का जन्म हुआ। उसके पीछे क्या क्या कारण था मैंने आपको बता दिया है, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा था तो आपके अंदर समझ है बैठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आगे कि यह संदेश स्पष्ट था कि स्वराज केवल भिक्षा से नहीं बल्कि आत्मशक्ति और संघर्ष से प्राप्त होता है। अर्थात स्वराज, ये बात उग्रवादियों के मन में बैठ गई कि स्वराज केवल भिक्षावृत्ति से नहीं मिलेगा, हमें आत्मसम्मान और संघर्ष से मिलेगा। अगर स्वराज मिलना होता तो जो भिक्षावृत्ति का काम उदारवादियों ने किया, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का, याचनाओं प्रार्थना पत्रों के माध्यम जो डिमांड करते थे, वो अभी उससे तो हमें कुछ मिला नहीं। तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, आत्मशक्ति और संघर्ष के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये काम उन लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। स्वराज का वृक्ष, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है, हमारा जो राष्ट्र है वो एक वृक्ष की तरह है। ये कहा किसने, लाइन कही किसने है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। क्या कहा? कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है। ये पूरा जो राष्ट्र हमारा, ये वृक्ष जो है ये राष्ट्र की तरह है, जिसका मूल तना स्वराज्य है। जो ये मूल तना है ये क्या है? ये स्वराज्य है, ये अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है। और स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। तो जो स्वदेशी और बहिष्कार है ये उसकी क्या है? शाखाएं हैं। तो स्वराज प्राप्त करने के लिए हमें स्वदेशी को अपनाना होगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। ये प्राप्ति के साधन है। तो स्वराज की प्राप्ति के साधन क्या हो सकते हैं? तो स्वराज अंतिम लक्ष्य है, इनका कहना था। और स्वराज पाने के लिए हमें क्या करना होगा? स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाना होगा। हम स्वदेशी के तहत अपनी ही वस्तुओं को आगे बढ़ाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तभी हमें जाकर के स्वराज्य मिलेगा। और जड़ें क्या हैं?
जन चेतना और सांस्कृतिक गौरव। ये पूरा भारत राष्ट्र के बारे में उन्होंने कल्पना किया। ये लाइन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस मैप के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप और आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। और ये लाइन को भी याद रखिएगा, ये किसने कहा था। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देते हैं, तो गलती मत करिएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघर्ष के साधन, आत्मनिर्भरता का चक्र। याद रखिएगा, जो उग्रवादी थे वो स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो स्वराज्य प्राप्त करने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम को इन्होंने अपनाया कि उग्रवादियों का लक्ष्य था कि स्वराज हम प्राप्त करेंगे, लेकिन 4 लक्ष्य के साथ। वो लक्ष्य कौन कौन थे? पहला लक्ष्य था आपका बहिष्कार करना, दूसरा निष्क्रिय प्रतिरोध, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा स्वदेशी। इन चारों के माध्यम से हम क्या मिलेगा? हमें स्वराज्य मिलेगा। कैसे? विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों, सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों का त्याग करो और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर प्रहार करो। अगर हम ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर प्रहार करेंगे और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को कमजोर करेंगे तो झुकेंगे हमारे सामने, ये लक्ष्य था। प्रशासन के साथ असहयोग करो, टैक्स ना देना। हम टैक्स नहीं देंगे और प्रशासन के साथ हम क्या करेंगे? असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। स्वदेशी, भारतीय उद्योगों और वस्तुओं का उपयोग करो, राष्ट्रभक्ति और आत्मनिर्भरता पर का प्रतीक है, तो स्वदेशी को अपनाओ। ठीक है, इसमें बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा, बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना। हमें अपने भारतीय भाषाओं में, मातृभाषाओं में शिक्षा देना है, अंग्रेजी भाषा को नहीं अपनाना है। तो इस तरह से हम उनको चोट पहुंचा सकते हैं, चाहे आर्थिक व्यवस्था के तहत, चाहे उनके हम वस्तुओं का बहिष्कार करके। अब जाहिर सी बात है, अगर उनके वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, उनकी अदालतों में नहीं जाएंगे, उनकी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनकी उपाधियां नहीं लेंगे, तो हमारे सामने झुकेंगे। और अर्थव्यवस्था प्रहार करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के वो झुकेंगे। ये बात उग्रवादियों को समझ में आ गई। इसीलिए अगर कहा जाए आपसे उग्रवादियों के क्या कार्यक्रम थे, तो इन कार्यक्रमों को याद रखना। क्या मूल उद्देश्य उनका क्या था? स्वराज की प्राप्ति करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जन आंदोलन के शिल्पी त्रिमूर्ति और रणनीतिकार क्या, उनकी अगर रणनीति देखा जाए तो उनकी रणनीतिकार क्या है? भारतीय राजनीति को याचिका के दौर से निकालकर संघर्ष के दौर में पहुंचाने वाले 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से? 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें उग्रवादी नेता कहा जाता है। और उग्रवादी नेताओं ने, इन 4 लोगों ने मिल करके ही राजनीति की याचनाओं के दौर से लोगों को निकाल करके और संघर्ष और जन आंदोलन की ओर ले जाने का काम किया। उसमें सबसे पहला नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक का। इन्हें उग्रवाद का जनक कहा जाता है और धार्मिक उत्सव और प्रेस के माध्यम से इन्होंने लोगों के मन में राष्ट्र गौरव की भावना को जन्म दिया। तो उग्रवाद के जन्म के दाता कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। इन्हें हम लाल बाल पाल जो कहते हैं, उसमें याद रखना बाल यही है, बाल गंगाधर तिलक, सबको पता है। लाला लाजपत राय दूसरे थे, आर्थिक राष्ट्रवाद थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनके कौन कौन से काम थे बताऊंगा। विपिन चंद्र पाल जन आंदोलन और स्वदेशी का प्रचार करने में माहिर थे। और अरविंद घोष बौद्धिक रणनीतिकार थे, निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से ये काम कर रहे थे। तो याद रखना 4 लोग ऐसे थे, 4 स्तंभ ऐसे थे उग्रवादियों के, उग्रवादी नेताओं के, जिन्होंने लोगों के मन में संघर्ष करने की भावना पैदा की। अगर इन लोगों ने पैदा न की होती तो गांधी ऐसे अचानक आकर के भारतीयों को आंदोलन के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। तो आधारशिला इन्होंने ही रखी थी, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और गांधी इस बात को कहते थे कि बाल गंगाधर तिलक हमारे सबसे बड़े सहयोगी है। जब इनकी डेथ हुई थी तो कहा था कि हमारा सबसे बड़ा बचावकर्ता हमारे साथ नहीं है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन लोगों ने जो जनता के मन में राष्ट्रवाद पैदा किया, जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इनके संघर्षों को कभी हम भूल नहीं सकते। इनके संघर्षों को हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है। इनके सामने हमें हमेशा जो है, इनके सम्मान के साथ इनको हमें हमेशा देखना है। सबका अपना योगदान रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। सबने अपने अपने तरीके से देश की आजादी के लिए काम किया। तो हमें किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखनी है और किसी के प्रति हमें दुशब्द भी नहीं, अशब्द नहीं कहने हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने अपने तरीके से उस विशेष परिस्थितियों में ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें काम किया। जो हम खुली आसमान की चीज आज हम जो रह रहे हैं स्वतंत्रता के साथ, अधिकारों के साथ, वो इन्हीं सबकी देन है।
बहुत सारे लोगों ने मिलकर के सब काम किया, तो इसलिए हमें इनको भूलना नहीं है। पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, बात करते हैं भारतीय शांति के जनक। याद रखना, ये वैलेंटाइन सिरोल ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं, और बाद में इन्होंने उनके ऊपर मुकदमा भी किया था मानहानि का। और याद रखना, इंग्लैंड गए थे लेकिन मुकदमा हार गए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद के इनको जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें जो है मिस्टर ब्लंट और आपका जो है भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऐतिहासिक उद्देश्य उद्घोष क्या है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है, याद रखिएगा। जन संगठन उत्सव क्या था? कि राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? जनाब बाल गंगाधर तिलक ने। जन आंदोलन को लोगों को इकट्ठा करके उनको जन चेतना के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को जोड़ते थे। इनकी पत्रकारिता क्या है? याद रखेगा, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों पर यह प्रहार करते थे। बलिदान क्या था? कि भड़काऊ लेखों के कारण मांडले जेल बर्मा में इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी। जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था और आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज लिखा था। और इन्होंने इस पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज के माध्यम से इन्होंने बताया था कि जो आर्य हमारे देश में आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, यही इन्हीं का विचार था। तो याद रखना, मांडले जेल 6 साल इनको जो जेल हुई थी मांडले में, ये वहां रहे थे, तो उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी और आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज, ऐसे बहुत सारी पुस्तकों की रचना उन्होंने जेल में रह के की थी। तो यह बात याद रखिएगा, इनका योगदान हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब इनको कहा जाता है। इनका वैचारिक प्रेरणा क्या है? इनके गुरु मैजिनी थे। याद रखना, अगर कभी पूछा जाए कि लाला लाजपत राय के गुरु का नाम क्या था, तो मैजिनी थे। इन्होंने मैजिनी की रचना द ड्यूटी ऑफ मेन का उर्दू में अनुवाद भी किया था, यह भी याद रखना। ये मैजिनी को अपना गुरु मानते थे। पत्रिका क्या है? द पंजाब वंदे मातरम। याद रखना, वंदे मातरम पत्रिका इनकी भी है, उर्दू में है। और याद रखना, अरविंद घोष की भी है, ये भी याद रखिएगा। कई लोगों की वंदे मातरम है, उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। द पंजाब वंदे मातरम और पीपल समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का इन्होंने प्रचार किया था। अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया हुआ कि अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किया था, अमेरिका में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है? कि स्वदेशी आंदोलन में अग्रणी भूमिका और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सशक्त इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय को अपना गुरु कौन मानते थे? भगत सिंह मानते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिपिन चंद्र पाल क्रांतिकारी विचारों के जनक थे। ये क्रांतिकारी विचारों के जनक थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल। प्रारंभ में एक उदारवादी नेता थे जो बाद में भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति का अहम हिस्सा बन गए। स्वदेशी का प्रचार। बंगाल विभाजन के समय पूरे देश का दौरा कर जन आंदोलन तक विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश पहुंचाया। न्यू इंडिया और पारदर्शक जो है जैसे पत्रों के माध्यम से युवाओं को उग्रवादी विचारधारा की ओर उन्होंने जोड़ा। और याद रखना, केवल राजनीतिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यापक दृष्टिकोण क्या था इनका? केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा जैसे सामाजिक सुधारों के प्रति प्रबल ये समर्थक थे। ये जो है चाहते थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो, सामाजिक सुधार होते, सामाजिक सुधारक भी थे, ये भी याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी विचारों के ये जनक थे, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद घोष बौद्धिक उग्रवाद के प्रेरता थे। वैचारिक प्रहार क्या था इनका? तो याद रखना, 1893-94 में न्यू आपका कैंसर ऑफ द ओल्ड फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला के जरिए उदारवादी राजनीति की सबसे तीखी आलोचना इन्होंने किया। रणनीति का निर्माण कहा जाता है। इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रशासन के साथ पूर्ण असहयोग करने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। वंदे मातरम पत्रिका, अब देखो यहाँ वंदे मातरम पत्रिका इन्होंने भी प्रकाशित किया है। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ों पर प्रहार किया। और अलीपुर, याद है ना, अलीपुर कहाँ पर है? कलकत्ता में अलीपुर था, आज भी कलकत्ता में अलीपुर है। तो अलीपुर बम कांड के बाद पांडिचेरी प्रस्थान कर गए और वहीं पर अरविंदो आश्रम की इन्होंने स्थापना किया था। तो अलीपुर बम कांड में इनका नाम आ गया और इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो सीआर दास ने इनका बचाव किया।
CR दास ने इनका मुकदमा लड़ा और अंत में ये बरी हो गए, तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी जाकर के इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की और वहीं पर रहने लगे। ठीक है, इनके बारे में याद रखना, ये भी जो है उग्रवादी जो है आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे, इनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी युग का सेतु और नव राष्ट्रवाद की अगर कहा जाए तो विरासत थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने जिस आधारभूत संरचना का निर्माण किया, उसी पर महात्मा गांधी ने अपने विशाल जन आंदोलन की इमारत खड़ी की। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। जन आंदोलन को आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, आम जनता को इन्होंने ही राजनीतिक चेतना फैलाने में योगदान दिया और इन्होंने ही संघर्ष करने का तरीका बताया, जिसमें महात्मा गांधी ने इमारत खड़ी की। तो इनको सेतु कहा जाता है। जैसे उग्रवादी चरण कब से है? 1905 से 1919 के बीच में, और गांधीवादी चरण कब है? 1919 से लेकर के और 1947 तक कहा जाए तो गांधी जी जो इमारत खड़ी की जन आंदोलन की, उसकी नींव इन्होंने ही रखा था। इन लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने ही रखा था। तो मध्यम वर्ग से निकलकर किसानों, मजदूरों और युवाओं का जुड़ाव, जन आंदोलन का निर्माण किसने किया था? उग्रवादियों ने। आत्मशक्ति और स्वदेशी का विचार जिसने खादी आंदोलन का रूप ले लिया था, ये भी इन्हीं की देन थी। निष्क्रिय प्रतिरोध जिसने असहयोग और सविनय अवज्ञा का मार्ग प्रशस्त किया, अरविंद घोष का योगदान था, जिसमें महात्मा गांधी ने इमारत खड़ी की। रियायतों के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। ये भी बाद में गांधी ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसको लेकर के जब असहयोग आंदोलन गांधी ने शुरू किया तो कहा था 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति करेंगे। तो ये याद रखना, जो ये सब काम किसने किया था? ये सब काम, संघर्ष काम लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने किया था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन लोगों ने आम जनता को इन्हीं के माध्यम से जागरूक किया, कांग्रेस को मध्यम वर्ग से निकाल किसानों, मजदूरों और युवाओं तक पहुंचाया। इसी वजह से गांधी जब आते हैं तो उनको एक जो है एक बना बनाया आधार के रूप में घर मिल जाता है और उनको इमारत खड़ी करने में आसानी हो जाती है, नहीं तो गांधी को और संघर्ष करना पड़ता। तो इनका भी योगदान है। तो याद रखना, इन्होंने क्या किया? एक सेतु के रूप में जोड़ा। तो याद रखना, जो आम जनता थी वो उग्रवादी चरण से ही गांधी युग की जब ओर गई तो उसको और ज्यादा व्यापकता मिल गया। गांधी ने उसको और तरीके से, और व्यापक तरीके से आगे बढ़ा दिया। तो इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है, यह चरण महज एक विरोध नहीं था, बल्कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का एक ब्लूप्रिंट था। याद रखिएगा, ये जो चरण हमने पढ़ा, उग्रवादी चरण, इसमें जो उग्रवाद का उदय होता है ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, मैंने उनको बता दिया। उग्रवादी जो नेता थे उनके अपने अपने काम क्या थे और उन्होंने कैसे जन आंदोलन को आगे बढ़ाया, इन सब चीजों को जानना जरूरी था। जनता को इन्होंने ही जागरूक किया था और इन्होंने जो है अपने अपने लेखों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आम जनता को जन संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो इस भूमिका को हम कभी नकार नहीं सकते हैं। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना, अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो गलत आपका ना होने पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बंगाल विभाजन को देखेंगे कि विभाजित भूमि अखंड संकल्प, अर्थात बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 की घटनाओं को हम यहाँ पे देखेंगे। बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। तो बंगाल विभाजन के क्या कारण थे और बंगाल विभाजन का परिणाम क्या निकला? स्वदेशी आंदोलन के रूप में। यही पहला जन आंदोलन भारत का था और 1911 में बंगाल का एकीकरण कर दिया गया। लेकिन वो एकीकरण ऐसा हुआ कि जिसने जो है बहुत सारे दरारें पैदा कर दी। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ और फिर एकीकरण हुआ, इसको लेकर के जो इतिहास में घटनाएं होती हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। एक क्षेत्रीय विभाजन ने कैसे एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जन्म दे दिया। एक बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत को झकझोर दिया और पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, ये दिल्ली से लेकर के और पंजाब से लेकर के और आपका महाराष्ट्र तक फैला हुआ था और तमिलनाडु तक फैला हुआ था। तो इसके नेता अलग अलग लोग थे। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ, स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, प्रमुख नेता कौन थे, सबको हम यहाँ पे जानेंगे और बंगाल विभाजन के कारण क्या थे इनको जानेंगे। और यही बंगाल विभाजन उग्रवादियों के लिए एक टॉनिक का काम किया, जिससे उग्रवाद और तेजी से आगे बढ़ा। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग आगे इसी के बढ़ते हैं। तो बंगाल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है,
याद रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्च बिंदु और बंगाल का पैमाना अगर कहा जाए तो उस समय का बंगाल कैसा था आप देख सकते हैं। उस समय का बंगाल ये था। उस समय के बंगाल में असम का भी क्षेत्र शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था और पश्चिम बंगाल भी शामिल था, पूरा बिहार शामिल था, झारखंड शामिल था और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र शामिल था। इतना बड़ा बंगाल था। और बंगाल जो था याद रखिएगा, ये उस समय मुगल काल से ही सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र था। बाद में ही जमींदारी व्यवस्था लागू की गई और अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद सबसे पहले बंगाल से ही राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। तो बंगाल के गवर्नर बनाए गए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए, फिर यहीं से जो है शासन व्यवस्था आगे बढ़ती रही और एक एक राज्य को जीतते हुए पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो बंगाल से शुरुआत उन लोगों ने किया था। तो बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र था। लेकिन जब बंगाल विभाजन की बात किया जाए तो बंगाल विभाजन के पीछे कौन जिम्मेदार थे, क्या कारण थे, हम एक एक करके चलते हैं। लिखा है 1900 लॉर्ड कर्जन का प्रहार 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, जो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक सीधा और प्रचंड प्रहार था। क्योंकि राष्ट्रवाद का जन्म हुआ बंगाल में होता है। तो बंगाल में हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो उनके अंदर फूट डालना भी था। और राष्ट्रवाद जो बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद फैल रहा था, उस राष्ट्रवाद को तोड़ना भी था। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और कारण बता दिया प्रशासनिक, और कहा कि बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि प्रशासन उसे चलाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको दो भागों में बांट देंगे तो प्रशासन आसानी से चलाया जा सकता है, इनका कहना था। अविभाजित बंगाल की विशालता की बात किया जाए तो जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। जब बंगाल विभाजित नहीं हुआ था तो 8 करोड़ जनसंख्या थी और तत्कालिक भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, मैंने बताया अभी। भौगोलिक विस्तार कहा जाए तो आधुनिक पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा का समावेश असम का 1874 में अलग हो चुका था। याद रखना इतना बड़ा क्षेत्र था बंगाल, और बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, 8 करोड़ जनसंख्या थी, राष्ट्रवाद का केंद्र था ये। इस पहले हम बंगाल के महत्व को समझेंगे, तभी तो बंगाल विभाजन के बारे में समझ पाएंगे। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना और बौद्धिक जागरूकता का केंद्र था और कर्जन को यही तोड़ना था, राष्ट्रीय आंदोलन तोड़ना था, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़नी थी और आपका बौद्धिक जो जागरण चल रहा है, यहाँ नए नए विचार आ रहे हैं राष्ट्रवाद को लेकर के, उसको तोड़ देना था, उसको कमजोर कर देना था। और कारण क्या बताया, प्रशासनिक। लेकिन मेन कारण यही था कि भारतीयों में एकता तोड़ो, भारतीयों की बौद्धिक जागरूकता को तोड़ो, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करो, जिससे जो है इनके अंदर ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन करने की क्षमता टूट जाए। तो कर्जन का यही मूल उद्देश्य था। तो बंगाल उस समय ऐसे था, इसको हमें याद रखना है। ऐसे ही भूमिका के साथ जब तक हम नहीं पढ़ते हैं, हम मैप का इस्तेमाल करके नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमारे दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं। तो इनको हमें याद रखना है। जब बंगाल अविभाजित था तो इतना बड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभाजन के पीछे का असली उद्देश्य क्या था, प्रशासन या कूटनीति। ब्रिटिश सरकार कहती है कि प्रशासनिक कारण था, लेकिन भारतीयों के अनुसार कूटनीतिक कारण था, और वो भी कूटनीतिक कारणों की वजह से ही कैसे हुआ। तो लिखा है कि ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक तर्क क्या था, प्रशासनिक सुविधा। ब्रिटिश सरकार कह रही है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन किया गया, ये कारण है। इतने बड़े प्रांत पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा कुशल प्रशासन संभव नहीं था, ब्रिटिश सरकार का तर्क था। तो बंगाल विभाजन के पहला कारण में प्रशासनिक कमजोरी बताया गया और कहा गया प्रशासन प्रांत बड़ा था, ये ब्रिटिश सरकार नजर में हो रहा है, लेकिन कि जो है प्रांत इतना बड़ा था कि एक लेफ्टिनेंट काम नहीं कर सकता था, इसीलिए बंगाल को विभाजित किया गया। बंगाल का विभाजन किसी राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए नहीं किया गया था। लेकिन ये बात तो सामने रख रहे हो ना, लेकिन नेपथ्य में तो कुछ और था। पूर्वी बंगाल के उपेक्षित जिलों का विकास करना था। जो पूर्वी बंगाल आज वर्तमान बांग्लादेश है, वहां बहुत सारे जिले बाढ़ प्रभावित थे, तो वहां तक विकास काम नहीं पहुंच पा रहा था, बहुत गरीबी थी वहां, और आज भी गरीबी बहुत ज्यादा है। तो उनका कहना यह था, तर्क क्या था कि पूर्वी बंगाल के जो उपेक्षित जिले हैं, जो बहुत दूर दराज के जिले हैं, हमें उनका विकास करना था, ये तर्क दे रहे हैं। और तीसरा तर्क क्या दिया कि असम को चटगांव बंदरगाह के माध्यम से समुद्र तक पहुंच हो देना था। उनका कहना था कि जो असम है और बांग्लादेश में यहाँ पे चटगांव बंदरगाह है, उनका कहना यह था कि ऐसे रास्ता बना करके हम असम को चटगांव बंदरगाह से जोड़ेंगे, इसीलिए बंगाल को क्या करना है, विभाजित करना है। लेकिन ये सारे तर्क क्या थे, बेवकूफ बनाने के तर्क थे भारतीयों को।
ये तर्क दिए गए, ये सब तर्क ब्रिटिश सरकार ने दिया। लेकिन जो भारत के राष्ट्रवादी थे वो क्या कहते, राष्ट्रवादियों द्वारा उजागर वास्तविक कारण कुछ और था। भारतीय के अनुसार कारण क्या था, फूट डालो और राज करो, ये मेन शीर्षक के अंतर्गत कारण क्या था। नंबर 1, राष्ट्रवाद को कुचलना, एकजुट बंगाल की शक्ति को कम तोड़ना, ये कारण था। धार्मिक विभाजन, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल जनसंख्या, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थी, इनको अलग कर देना है। अब पूर्वी बंगाल में मुस्लिम और पश्चिम बंगाल में हिंदू, तो आपस में लड़ेंगे ही, ये फूट डालो राज का निमित्त काम करना था। भाषाई अल्पसंख्यक, पश्चिम बंगाल में बंगालियों को ही अल्पसंख्यक बनाना, हिंदी और उड़िया भाषी क्षेत्रों को मिला करके, ये भी इनका उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर कमजोर करो, धार्मिक आधार पर इनको विभाजित कर दो और राष्ट्रवाद को कुचल दो। ये भारतीयों के अनुसार ये कारण था बंगाल विभाजन का। एकजुट बंगाल अपने आप में शक्ति है, जाहिर सी बात है, जब हम एकजुट रहते हैं तो शक्ति बनी रहती है। बंगाल में वही था। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग होंगी। ऐसी स्थिति में याद रखना बंगाल कमजोर हो जाएगा। एच आपका जो है रिसले भारत सरकार के गृह सचिव थे, ये बात इन्होंने ही कही थी उस समय कि एकजुट बंगाल अपने आप में शक्ति है, तो अगर बंगाल को विभाजित कर दे तो सब अपने अपनी दिशाओं में बट जाएंगे और हमारे लिए आसान हो जाएगा शासन करना। जो असंतोष फैल रहा है उसको दूर कर लेंगे हम लोग और विभाजित कर देंगे तो फूट डाले रहेंगे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाते रहेंगे और राज करते रहेंगे, कोई हमें डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विखंड, दो हिस्सों में बट गया बंगाल, इसी को हम याद ना बंग भंग भी कहते हैं। बंग भंग हो गया था, बंगाल का विभाजन हो गया। तो अविभाजित बंगाल 1905 से पहले कैसे था, इतना बड़ा प्रांत था उस समय। 1905 से पहले अविभाजित बंगाल था, तो तुलना करके देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा कि ये अविभाजित बंगाल है और ये विभाजित बंगाल है, आपको अंतर समझ में आएगा। याद दीजिएगा, जो अविभाजित बंगाल है उसमें जो याद रखिएगा, जो नया बंगाल प्रांत ब्रिटिश पश्चिमी हिस्सा, आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, राजधानी कलकत्ता, हिंदू बहुल जनसंख्या, भाषाई और जो है कहा जाए बंगाली संख्या कम। याद रखिएगा, जो अविभाजित बंगाल हुआ तो उसमें याद रखिएगा दो बंगाल बना, एक आपका पश्चिम बंगाल और एक आपका पूर्वी बंगाल बना। तो नया बंगाल प्रांत और पूर्वी बंगाल और असम में बट गया, पूर्वी बंगाल और असम में पूर्वी हिस्सा चला गया, तो असम में पूर्वी हिस्सा में गया। अब याद रखना, जो पश्चिम बंगाल था इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई और जो पूर्वी बंगाल था उसकी राजधानी ढाका बनाई गई। ये याद रखिएगा, बंगाल के पूर्वी क्षेत्र और असम को मिला करके, और ये मुस्लिम बहुल जनसंख्या और ये हिंदू बहुल जनसंख्या, इस आधार पे बंगाल को बांट दिया गया। याद रखिएगा, अब याद रखिएगा टिप्पणी कहा जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बेमफाइल्ड फुलर ने इसे धार्मिक रंग देते हुए मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी कहा था। मुसलमानों को इसी समय अपनी चहेती पत्नी किसने कहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर बेमफाइल्ड फुलर ने कहा था। ये बात याद रखिएगा। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया, अब आप समझ सकते हैं कि उस समय के बंगाल में और आज के उस समय के बंगाल, जब 5 का बंगाल कैसा था और 5 के बाद के बंगाल को कैसे बांटा गया। तो याद रखना, एक आपका पश्चिमी बंगाल, एक आपका पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल थे और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल थे। तो बंगाल विभाजन कैसे हुआ, अब आप ये मैप के थ्रू जब समझेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपकी समझ बढ़ेगी और आपको समझने में आसानी होगी। याद रखिएगा, तो मेरी कोशिश यही है कि आपको मैप के माध्यम से चीजों को बताया जाए, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवज्ञा और प्रतिरोध की समय रेखा। अब विभाजन कैसे हुआ, डेट पूछा जाता है, तो किस डेट पे क्या हुआ बंगाल विभाजन को लेकर के, तो इसके बंगाल विभाजन की रूपरेखा 1903 में रख दी गई। तो दिसंबर 1903 में विभाजन के प्रस्ताव की पहली सार्वजनिक घोषणा, इसके तुरंत बाद बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन की पहली घोषणा 1903 में प्रस्ताव रखा गया था और यह रिपोर्ट बंगाल वहां ब्रिटिश संसद भेजी गई थी। 13 जुलाई 1905 को क्या हुआ,
संजीवनी पत्रिका संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया जब बंगाल विभाजन की बात शुरू हो गई। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की गई। बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों में कड़ा विरोध किया गया। तो 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक घोषणा किया, ये बात याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल जनसभा बुलाई गई, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां होती है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में होती है। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। इसके प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इन्होंने बहिष्कार शुरू किया, बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी को अपनाएंगे। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। याद रखिएगा, आगे डेट ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश सरकार की घोषणा विभाजन 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया। दो बात याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा कब हुई, 19 जुलाई को, लेकिन बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया, नियम लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर को। ठीक, दोनों डेट याद रखिएगा। 1 सितंबर 1905 जो है पूरी तरह से ये काम करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक और संकल्प का दिन घोषित किया गया। पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। पूरे बंगाल में याद रखिएगा लोगों ने उपवास रखे और कार्यक्रम यही शुरू हो गया। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में काम शुरू हुआ। शोक और उपवास। 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हुआ। पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने चूल्हा नहीं जलाया और उपवास रखा, नंगे पैर सड़कों पर मार्च किया और वंदे मातरम का उद्घोष किया। ये सब कार्यक्रम थे ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि हम एक हैं, अलग नहीं। एकता का प्रतीक रक्षाबंधन। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर हिंदुओं और मुसलमानों ने अंग्रेजों को अपनी अटूट एकता दिखाने के लिए एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। तो हिंदू मुसलमान आपस में एक हैं, ये बताने के लिए एक दूसरे के हाथों में राखी बांधेगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि हम अटूट हैं, हम अलग नहीं हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर यह राखी बंधन, रक्षाबंधन का त्योहार उसी में मनाया गया, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विरासत का उद्भव। पिछले 50-60 वर्षों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वह हमने 6 महीने में हासिल कर लिया, ये अब्दुल रसूल का कहना था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी। अब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन के 4 स्तंभ थे। एक, संपूर्ण राष्ट्रीय पुनर्जागरण। विभाजन की प्रक्रिया ने केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित न रहना, भारतीय जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भरता, सेल्फ एलायंस का संचार किया। स्वदेशी आंदोलन ने केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं, हर क्षेत्र में स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। कैसे? स्वदेशी आंदोलन आत्मनिर्भरता का था, अर्थात विदेशी वस्तुओं की होली जलाओ और स्वदेशी उद्योगों का उदय करो। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और जगह जगह विदेशी वस्तुओं के कपड़ों को रख करके चौराहों पर आग लगाई गई। सांस्कृतिक प्रतिरोध। साहित्य, संगीत और चित्रकला के माध्यम से राष्ट्रवाद की कोई अभिव्यक्ति की गई उस समय। यह कब किया गया? राष्ट्रीय आंदोलन के समय किया गया, स्वदेशी आंदोलन के समय किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का त्याग करके और स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना की जाए और अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यह भी स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। राजनीतिक उग्रवाद। नरमपंथी विचारधाराओं से आगे बढ़ करके स्वराज की मांग करना। स्वराज की मांग यहीं से हमारे देश में जोर पकड़ने लगी। ये भी एक स्वदेशी आंदोलन का एक, क्या कह सकते हैं, एक आपका जो है नारा था, एक कार्यक्रम था, एक उद्देश्य था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इस तरह से आप जब डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझेंगे, तब आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आसानी से याद हो जाएंगी। आर्थिक प्रतिरोध, बहिष्कार से निर्माण तक। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं तो पहले हमें विकल्प सोचना पड़ेगा ना। अगर विकल्प नहीं सोचे रहेंगे तो हम बहिष्कार करेंगे तो हम खाएंगे क्या? मान लो कि हम विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दें
तो नंगे तो घूमेंगे नहीं। इसका मतलब है पहले विकल्प खोजना पड़ेगा ना। तो विकल्प क्या था कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ पहले। तो पहले चरखा काटना सिखाओ लोगों को, विदेशी वस्तु वो स्वदेशी वस्तुओं को बनाना सिखाओ, लोगों को पहले जोड़ो, उनको चरखा बांटो, उनके अंदर ये भावना पैदा करो, तब जाकर के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे। तो विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार, विदेशी वस्तु जलाए जाने लगे। ब्रिटिश सूती व कपड़ों, चीनी और नमक का त्याग करना। अब सूती कपड़े का, ब्रिटिश सूती कपड़े का, चीनी का और नमक का त्याग करना। सामाजिक बहिष्कार, धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना किया। फरीदपुर के मोचियों ने अंग्रेजों के जूते नहीं साफ किए। पुरोहितों ने ब्रिटिश वस्तुओं वाले विवाहों का बहिष्कार किया। तो सब अपने अपने स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे, अपने अपने स्तर पे सब लोगों ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया और अलग अलग तरीके से बहिष्कार किया। स्वदेशी उद्योगों का उदय कैसे हुआ? बंगाल केमिकल फैक्ट्री प्रफुल्ल चंद्र राय ने द्वारा स्थापित किया गया। औद्योगिक विकास, स्वदेशी मिलों, साबुन और माचिस कारखानों की स्थापना उस समय की जाने लगी। जमशेदपुर टाटा द्वारा इस्पात उद्योग की नींव डाली गई 1907 में। प्रथम औद्योगिक सम्मेलन दिसंबर 1905 में बनारस में अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया। प्रथम औद्योगिक सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन भी आया था हाल में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सब काम स्वदेशी किए गए। लोगों को चरखा काता कैसे जाए, सूती कपड़े बनाए कैसे जाए, ये सब स्वदेशी आंदोलन में लोगों को सिखाया गया। तभी हम बहिष्कार कर सकते हैं, नहीं तो हम बहिष्कार करके नंगे थोड़ा घूमेंगे, ठीक है। हमें पहले विकल्प रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का रण क्षेत्र, क्लाइयल सर्कुलर और आपका राष्ट्रीय शिक्षा। ब्रिटिश दमन कहा जाए तो यार ना, क्या कहते हैं, क्लाइयल सर्कुलर क्या था? 22 दिसंबर 1905 को बंगाल के मुख्य सचिव कार्ल लायल ने एक आदेश जारी किया और आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों के संस्थानों को की मान्यता और छात्रवृत्तियां रद्द करने की धमकी दे दी। जो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे स्कूल छोड़ दिए थे, उनको ये धमकी दी गई कि अगर आप स्कूल नहीं आओगे तो आपको, आपके संस्थान को और आपके जो है छात्रवृत्ति को रोक दिया जाएगा, जिससे छात्र क्या हो जाए, डर जाए और वो जो है वापस चले जाए। तो ये आपका ये सर्कुलर याद रखिएगा, ये इसीलिए ब्रिटिश दमन के लिए जारी किया गया, छात्रों को रोकने के लिए। सुरक्षा तंत्र, एंटी सर्कुलर सोसाइटी कृष्ण कुमार मित्र द्वारा छात्रों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया, ये उसका कार्ड निकाल लिए। राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, पहला राष्ट्रीय स्कूल नवंबर 1905 में रंगपुर में खुला। अगर आप बच्चों को अपने स्कूलों से निकाल दोगे, सरकारी स्कूलों से, अंग्रेजों के स्कूलों से, तो हम पहले से विद्यालय बना के रखेंगे, हम यहाँ पढ़ाएंगे, वहां नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो विकल्प हमें तो खोजना पड़ता है। स्वदेशी संस्थाएं क्या हुई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया, 15 अगस्त 1906 को स्थापित किया गया। अरविंद घोष इससे जुड़ गए। तो स्वदेशी, अगर हम विदेशी वस्तुओं का विदेशी भाषा का बहिष्कार करेंगे तो देसी भाषा को पढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान बनाना पड़ेगा। बंगाल नेशनल कॉलेज शांति निकेतन की तर्ज पर स्थापित किया गया। अरविंदो घोष प्रथम प्रिंसिपल बनाए गए। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया 25 जुलाई 1906 को, और तकनीकी शिक्षा के लिए इसको स्थापित किया गया कि तकनीक से शिक्षा दी जाए, जिससे लोग उद्योग धंधों में जाके काम कर सकें। तो अगर हम विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं तो हमें नया विकल्प खोजने के लिए उस समय ये सब काम किए गए, ये सब इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये आपका ब्रिटिश दमन था और ये इसकी भारतीय प्रतिक्रिया थी, भारतीयों ने उसके लिए अपने अपने विकल्प खोज लिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक नवजागरण, कला और गीतों में रची देशभक्ति, कला के माध्यम से और गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय नवजागरण फैलाया गया, देशभक्ति की भावना लोगों में पैदा की गई। गीत और साहित्य क्या है? वंदे मातरम पूरे आंदोलन का मुख्य गान बन गया। अब वंदे मातरम याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण नारा था। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बंगला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। टैगोर ने स्वदेशी को अपने उपन्यास गोरा और घरे घरे बाहिरे में भी उकेर दिया साहित्य के माध्यम से। रजनीकांत सेन ने, दुजेंद्र लाल राय और सैयद मोहम्मद अबू मोहम्मद ने राष्ट्रवादी गीत लिखे, राष्ट्रवादी गीतों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से लोगों, स्वदेशी आंदोलन में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए, देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए इन लोगों ने उस समय
स्वदेशी आंदोलन के समय काम किया और उसी समय अमार सोनार बंगला लिखा गया, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। नव बंगाल चित्रकला क्या है, उसी समय याद रखना अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूर्ण स्वदेशी कला के प्रवर्तक थे। 1905 में प्रसिद्ध मदर इंडिया भारत माता का इन्होंने पहली बार चित्र बनाया था, इन्होंने ही, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध और आपका सुजाता जैसे चित्र बनाए, ये भी याद रखिएगा। नंद लाल बोस 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम चित्रकार बने। जैमिनी राय ग्राम्य परंपरा के नजदीक व्यक्तिगत चित्रकला शैली का विकास किया, तो चित्रकला के माध्यम से भारत माता का जो चित्र बनाया गया, तो इसी से याद रखिएगा लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा हुई, तो हम भारत को एक माता मानते हैं। एक संकल्पना लोगों के मन में बैठाना था, लोगों को देशभक्ति की चीजों से जोड़ना था, तभी राष्ट्रीय आंदोलन में लोग इकट्ठा होंगे और देश के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, तो आंदोलन सफल होने के आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये सब तरीके थे जो मैं आपको बता रहा हूं, उस समय कार्यक्रम के हिस्से थे। रणनीतिक क्रांति स्वदेशी से स्वराज की ओर, कैसे? 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया। लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह का सुझाव दिया था बनारस अधिवेशन में, तो बनारस अधिवेशन में याद रखिएगा स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया बनारस अधिवेशन में 1905 में। विचारधाराओं का टकराव हुआ उग्र राष्ट्रवादियों ने, कैसे? याद रखना जो उग्र राष्ट्रवादी थे, जिनमें लाल बाल पाल अरविंद घोष थे, ये आंदोलन को पूरे भारत फैलाने में या फैलाना चाहते थे और पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। नरमपंथी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। ये विचारी टकराव आ गया उदारवादी उग्रवादियों। नरमपंथी जो उदारवादी चाहते थे कि केवल स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन जो लाल बाल पाल उग्रवादी राष्ट्रवादी हैं, ये कहते नहीं स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक नहीं रहेगा, ये पूरे भारत में फैलेगा और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसको जो फैलाओ। तो वैचारिक मतभेद भी हुआ। तो भारत में हमेशा कोई भी नया काम होता है तो दो चार लोग टांग लगाने के लिए खड़े रहते हैं, पूरे भारत में फैलेगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये वैचारिक मतभेद टकराव हुआ। 1906 में क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ और विवाद टालने के लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और इसे लक्ष्य घोषित कर दिया। अब कांग्रेस का और राष्ट्रवादियों के आंदोलन का लक्ष्य क्या हो गया, स्वराज हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज लक्ष्य कब रखा गया, देश कांग्रेस ने कब रखा, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और उग्रवादियों ने 4 ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करवाए, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाए पूरी तरीके से, इसीलिए उग्रवादी चाहते थे कि कलकत्ता के बाद जब अगला अधिवेशन 7 में सूरत में हो, तब हम जो है इस प्रस्ताव को पास कराएंगे। लेकिन सूरत में वहां टकराव और बढ़ गया और अंत में बंगाल जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया उग्रवादियों और उदारवादियों में। तो जो टकराव शुरुआत होती है यहीं से होती है, बनारस से, और जाकर के 7 में विभाजन हो जाता है। तो उदारवादियों उग्रवादियों के बीच में जो टकराव थे वो कई मुद्दों को लेकर थे। इस चीज को याद रखना है हमें। यहीं से बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ और कांग्रेस विभाजन की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमाओं के पार एक अखिल भारतीय आंदोलन का जन्म हुआ। याद रखिएगा जो उग्रवादी थे वो इस बात में सफल हो गए कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बंगाल के बाहर तक जाएगा और ये पूरे भारत में फैल गया। तो स्वदेशी आंदोलन को अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा आपसे कि स्वदेशी आंदोलन को पंजाब में किसने बढ़ाया था, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में फैला था, लेकिन बंगाल से स्वदेशी आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। लेकिन वहीं पर पंजाब और उत्तर भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अजीत सिंह, मुंशीराम, श्रद्धानंद और आज जो है आर्य समाजी चंद्रिका दल, ठीक है, इनके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया। तो पंजाब और उत्तर भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू हुआ। वहीं पर दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है, ये बता देखिएगा।
आपसे अगर पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन दिल्ली में किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने किया था। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में सर्वोत्तम राव ने किया था। आंध्र प्रदेश में मद्रास में किसने किया था, तो मद्रास में याद रखिएगा चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किया और स्वयं शिवा बिपिन चंद्र पाल के भाषणों का प्रभाव पड़ा था। तो याद रखना मद्रास में दक्षिण भारत में चिदम्बरम पिल्लई ने जो है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। तो वहीं पर पुणे और बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने और उनकी जो है उनकी पुत्री केतकर गणपति शिवाजी उत्सव का उपयोग किया और स्वदेशी का प्रचार करने के लिए। तो याद रखिएगा दिल्ली में नेता कौन थे, सैयद हैदर रजा। पंजाब उत्तर भारत में लाला लाजपत राय। पुणे और पूरे महाराष्ट्र में आपका बाल गंगाधर तिलक। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और आपका आंध्र प्रदेश में सर्वोत्तम राव। इन लोगों ने बंगाल से हट करके राष्ट्रीय आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया, अपने अपने क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। और उग्रवादी जो ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल से निकल के पूरे भारत फैले, इसमें वो सफल भी हुए और इसका परिणाम भी बहुत दुर्गामी निकला। यहाँ के लोग भी जन आंदोलन के लिए जो है सीख गए, जन आंदोलन कैसे करना है, प्रभात फेरी कैसे निकालनी है, लोगों को इकट्ठा कैसे करना है, ये सब जानना जरूरी था उन लोगों को। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि बंगाल तक सीमित ना रहे और बंगाल से बाहर जाए, और बंगाल से बाहर गया। तो कौन कौन नेता थे इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। परिणाम और आपका विरासत, ब्रिटिश सत्ता का झुकना। स्वदेशी आंदोलन की भारी विरोध हुआ। बहिष्कार और बंगाल में पनपती क्रांतिकारी गतिविधियों ने अंततः ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया। ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को आधिकारिक रूप से क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो बंगाल विभाजन किया था कर्जन ने। बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में, और रद्द किसने किया, जॉर्ज पंचम ने 1911 में। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1911 में एक हो गया। साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से हटा करके दिल्ली हस्तांतरित करने का ऐतिहासिक निर्णय भी इसी समय लिया गया। तो याद रखना बंगाल के कलकत्ता था, वही पूरे भारत की राजधानी थी। बाद में वो राजधानी को दिल्ली कर दिया गया। तो विभाजन रद्द तो किया गया, लेकिन बंगाल के महत्व को कम करने के लिए राजधानी को दिल्ली ले आए। दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा, भारतीय राजनीति में उग्रवादी राष्ट्रवाद की अस्थायी स्थापना हो गई। महिलाओं की पहली बार जन आंदोलन में व्यापक भागीदारी हुई। तो महिलाएं पहली बार जन आंदोलन में भागीदार बनी, उन्होंने पुरुषों के साथ आंदोलन किया। लेकिन महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी कब हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुई। पहली बार कब हुई, स्वदेशी में हुई। इस बात को याद रखिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो है उग्रवादियों की ही देन है कि बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। जब पूरे भारत फैल गया तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन वो लोग भी चालाक थे। उन्होंने कलकत्ता बंगाल के महत्व को कम करना था तो एक तो कर दिया, लेकिन बंगाल के महत्व को कम करने के लिए कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले आई। ठीक है। विभाजित भूमि अखंड संकल्प, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटकर भारत की स्वाधीनता संग्राम को कुचलने का प्रयास किया था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के रूप में इस क्षेत्रीय संकट ने भारतीयों को आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया, सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित किया और पूरे उपमहाद्वीप को एक अटूट राष्ट्रीय चेतना के सूत्र में बांध दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने जमीन का बंटवारा किया, लेकिन भारत ने अपने संकल्प को एकजुट कर लिया। ये निष्कर्ष के रूप में इसको हम याद रखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने उग्रवाद का उदय कैसे होता ये बताया, हमने उग्रवादी नेता और उनके कार्यक्रम क्या थे ये बताया, फिर मैंने बंगाल विभाजन के बारे में बताया। बंगाल विभाजन को बंग भंग कहते हैं और स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। बंगाल विभाजन कैसे किया गया, कारण क्या था उसका, उसको चित्र के माध्यम से हमने देखा। फिर स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ जो बंगाल के साथ साथ पूरे भारत फैल गया। उसके कौन कौन से कार्यक्रम थे वो मैंने बताया पूरा डिटेल में। तो कहीं कोई डाउट होगा फिर भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ये पीडीएफ हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आप मुझे मैसेज करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग एक नए
वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।